हाय एवरीबॉडी। तो टॉपिक्स देख लिए, पता लग गया कि पॉलिटी में पढ़ना क्या क्या है। तो जब टॉपिक्स देख ही लिए हो तो अब शुरू भी कर देते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक्स। जैसा कि मैंने पोल में डाला था कि आप लोग को एक सिंगल मैराथन सेशन चाहिए या फिर ऐसे अलग अलग सेशंस चाहिए प्रॉपरली, अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा लंबे नहीं रखूंगी पर फिर भी थोड़ा बाइफर्केटेड सेशन चाहिए। तो आप में से लगभग 80% बच्चों ने यही रिस्पॉन्स करा कि आपको एक अलग अलग बाइफर्केटेड सेशन चाहिए ताकि आपकी क्लैरिटी ज्यादा हो सके। और पता है एक और चीज होती है, क्या होता है ना कि जब हम अलग अलग सेशंस देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी होता है कि हमने एक लेक्चर खत्म कर लिया, 2 लेक्चर खत्म कर लिया। और जब एक लंबा सेशन होता है ना और नहीं खत्म होता है तो फिर पढ़ाई का मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। तो वो चीज हमें नहीं करनी है, हमें आपका मोटिवेशन बिल्कुल हाई रखना है। और इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं मल्टीपल सेशंस। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी बल्कि वो इनहैंस ही होगा, लेकिन जो सेशंस होंगे उनकी लेंथ कंपैरेटिवली कम होगी रादर देन वन सेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान, अब आप इसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कह लो, मतलब एक ऐसा लॉ जो कि सबसे ऊपर है। मतलब कि भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जिसको रखा गया है, बी इट एनीवन। ठीक है, तो हम क्या है कि हम एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जहां पे राजा रानी को बहुत ऊपर रखा गया है और उन्होंने चाहे एब्लो वाले डिसीजन ले रखे हो लेकिन फिर भी उनको क्या है कि बिल्कुल सर पे बिठा के रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको ये बिल्कुल एक कहानी की तरह समझाऊंगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे नोट डाउन करती जाऊंगी। ठीक है, इसको क्या है कि आपने पॉलिटी, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, पर इतना मुश्किल नहीं है जितना ये लगता है। मैंने भी बहुत बार पढ़ा है, इसका डिटेल इंटरप्रिटेशन पढ़ा है, वो 16 वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है मेरा तो फील्ड ही वही है। तो एक लॉयर होने के कुछ पर्क्स और बेनिफिट्स हैं ये कि आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक और पर्क ये है कि इतना सब कुछ पढ़ के बहुत ही क्रिस्प लैंग्वेज में आप तक पहुंचा सकूं, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूंगी आपसे कि एक अच्छा सा फीडबैक जरूर देना अगर आपको पसंद आता है। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हमारा जो संविधान है वो उसके बारे में, मतलब वो बेसिक उसका है क्या, मतलब कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो ये बताता है कि इंडिया हमारा जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि यूनियन ऑफ स्टेट है या फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा यूएसए है, ठीक है, तो यूएसए क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है। तो फर्क क्या है यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट में, फर्क क्या है। अब क्या है कि आपको लगेगा कि भाई ये तो बड़ा छोटा सा सवाल है, लेकिन जहां पे यूपीएससी वर्ड आ जाता है ना बेटा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो आपका ये वाला एग्जाम हो, चाहे आपका सीएससी हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये पढ़ के आप सीएससी दोगे तो मना कर देगा, बोलेगा नहीं आप मैडम से पढ़ के आए हो, आप सीएससी नहीं दे सकते, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना, अप टू फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में कवर करूंगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल क्रक्स है, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डील होती है। तो इसीलिए ये जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप आंसर करने जाओगे ना तो यही अंडरस्टैंडिंग आपकी काम आने वाली है प्रीलिम्स में। उसका अगर ये एग्जाम तो चलो एक ही लेवल का है, आप बाकी भी आप जब आंसर राइटिंग करोगे, ठीक है, वो भी हम लेकर आएंगे, चिंता नहीं करना। तो यूनियन ऑफ स्टेट है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है, तो हमारा भारत है बेटा वो यूनियन ऑफ स्टेट है। सुनने में बड़ी आम सी बात लगती है कि यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है भैया, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। फेडरेशन ऑफ स्टेट में स्टेट जो है वो वॉलेंटरीली एक साथ आते हैं, यानी कि स्टेट जो है वो चाहे तो अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने देश पे एहसान कर रखा है कि भाई हम आपके साथ हैं, मतलब आप पे बड़ा एहसान हो रहा है। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट में ऐसा नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट में कंपल्शन है। कंपल्शन ये है कि जब तक आप इस देश के पार्ट रहेंगे, जब तक आप यहां रहेंगे, जब तक आप हमारे ही हिस्से रहेंगे। यानी कि ये बिल्कुल लिवर, स्टमक, किडनी और हमारे फेमर और कान, नाक की तरह है, जो अकेले जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। जैसे कि हमारा जो लिवर ही है, अगर लिवर को ऐसे ऐसे बिछाकर यहाँ रख दो तो उसका कोई काम नहीं है जब तक उसको एक बॉडी, एक शरीर नहीं मिला है। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत एक शरीर है और जो भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, वो उसके अंग है। तो ना शरीर बिना ऑर्गन के भी अधूरा है और ऑर्गन्स बिना शरीर के भी अधूरे हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इंडिया जो है बेटा वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की गई है इनके लिए, जो प्रियम्बल में भी है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इंडिया जो है इसमें पहला तो ये सोवरेन नेशन है, दूसरा ये सोशलिस्ट नेशन है। अब क्या क्या है, मैं ये प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि आप एक बिल्कुल ऐसे बच्चे जिनको अभी कुछ उतना खास पता नहीं है, ठीक है, तो मैं ये इज्यूम करके चल रही हूँ। बाकी आपको अगर नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, आप अपना नॉलेज इनहेंस तो कर ही सकते हैं। तो इंडिया जो है वो सोवरेन है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है।
तो ये सारे वर्ड्स हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सा इसका अभी ओवरव्यू दे देती हूँ। वैसे ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं बेटा कि बड़े बड़े स्कॉलर्स भी इसका इंटरप्रिटेशन देते देते किताबें लिख गए, ठीक है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन खत्म नहीं हुआ। इतना बड़ा, इतना वाइड इसका स्कोप है, ठीक है। और जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह की बात करते हैं ना, तो मतलब वहां पे तो इसका सही एसेंस समझ में आता है उस समय पे, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन उनको थोड़ा पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है हम आगे थोड़ा देखेंगे, जाहिर सी बात है। तो इंडिया जो है वो सोवरेन है। सोवरेन है मतलब कि हम जो है वो, हम पे कोई रूल नहीं कर रहा है, हम अपने डिसीजन जो है वो खुद ले रहे हैं, ठीक है। सोशलिस्ट है, यानी कि हमारा जो पूरी जो इकोनॉमी चलती है या जो हमारा पूरा सिस्टम है वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यानी कि हम जो है वो ऐसा किसी का फेवर नहीं कर रहे या किसी के प्रेशर में लाके कोई डिसीजन नहीं ले रहे, हम अपने रिसोर्सेज को बराबर बांट रहे हैं, ठीक है, दैट इज सोशलिस्ट। फिर सेक्युलर है। सेक्युलर क्या है? तो सेक्युलर मतलब हम किसी धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, हम हर धर्म को बराबर का सम्मान देते हैं, बराबर की इज्जत देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आपको पता है डेमोक्रेटिक क्या है, यानी कि हमें अपना सरकार चुनने का अधिकार है ना। हमारा जो सरकार है वो हमें चुनने का अधिकार है, और हर पर्सन वाया वोट के थ्रू वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको वो चुन सकता है, ठीक है। और उसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है? तो रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, ना कि कोई राजा महाराजा, कोई हिरार्कियल नहीं है, बल्कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। हमारा जो गवर्नमेंट है वो कानून, जो हमारा हेड है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि कोई इंसान है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है रिपब्लिक। तो ये 5 टर्म है जो कि इंडिया के बारे में बताता है कि भाई इंडिया जो है वो ऐसा ऐसा नेशन है, ठीक है। चलिए, अब ये जो पूरा सिस्टम है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अडॉप्ट कब किया गया था? तो इसको अडॉप्ट किया गया था बेटा 26 नवंबर को, ठीक है, जिसको लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को ये क्या है कि इंप्लीमेंट हुआ था, मतलब कि ये जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। और उसके बाद इसको ये फोर्स में कब आया था? तो ये फोर्स में आया था 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को 1950 को, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कही गई कि भाई 26 नवंबर 1949 को कुछ इसके फीचर्स को अपना लिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये पूरा संविधान जो है इसको भारत ने क्या है कि अपने अंदर समाहित कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद कुछ और जानकारी है इसके बारे में। क्या जानकारी है भाई? तो इंडिया जो है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, यानी कि हमारा संविधान किसकी बारे में बात करता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। अब जब आप अभी डिटेल में और पढ़ेंगे, पर एक मोटा मोटी आपको पता होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है बेटा, तो हमें जाके वोट देना होता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो हमें जाके वोट देना नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि वो आपस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव वगैरह वोट दे करके बना देते हैं, लेकिन हमें जाकर के उनको वोट नहीं देना होता है। तो इसीलिए कहा गया कि भारत जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि पावर किसके पास ज्यादा होगा? पार्लियामेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट। लेकिन यही आप यूएस की बात कर लो, तो यूएस में आए दिन देख ही रहे हो, आजकल तो बिल्कुल तहलका मचा रखा है। तो ये जो तहलका है ये क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है, यानी कि वहां पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या हो जाएगा? वो है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रेसिडेंट साहब जो है वो तहलका नहीं मचाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में तहलका मचाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। और क्यों? अब ये भी एक रीजन है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही कर दिया गया, क्योंकि कहा गया कि भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारा पूरा सिस्टम बना, उसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को हम इलेक्ट करके ला रहे हैं, और प्रेसिडेंट साहब को हम इलेक्ट करके नहीं ला रहे हैं, बल्कि प्रेसिडेंट साहब हमारे सम्माननीय हैं, बिल्कुल सम्माननीय है, लेकिन पावर उनकी कम, उनको नॉमिनल हेड बनाया गया, ना कि रियल हेड। ऐसा क्यों किया गया? ताकि जनता को यह यकीन हो कि हमने जिसको चुना, अपने हाथों से जिसको चुना, वही रूल कर रहा है, उसी के पास सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है? वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज मुझे लगता है कि आपको ध्यान, मतलब आप अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो जो भी प्रेसिडेंट साहब हैं, साहिबा हैं, तो वो क्या है? नॉमिनल हेड है, और बाकी के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे रियल जो हेड है वो है, ठीक है। अब हमारा जो पूरा सिस्टम है, यानी कि पूरा जो हमारा पार्लियामेंट है वो लोकसभा और राज्यसभा में डिवाइडेड है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे क्या, ये मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा,
लोकसभा में लोगों को हम डायरेक्टली वोट दे करके लाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के इलेक्शन का मेथड थोड़ा सा अलग होता है, लोकसभा का टेनर 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल का होता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब जो हमारे हेड होंगे, हेड ऑफ द पार्लियामेंट होंगे, ठीक है, मेजोरिटी पार्टी जो होगी उसके हेड होंगे, उसके लीडर होंगे, जो कि अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। और समय समय पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बदलते रहते हैं, डिपेंड करता है। आपने भी जब शुरू से देख ही रहे हैं इंडिपेंडेंस से, तो एक मतलब जो पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, और अब जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं, तो हमने थोड़ा बहुत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लिया। ये बिल्कुल ऊपर ऊपर है बेटा, ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैडम जो है संविधान इतना ही पढ़ा रही है। बिल्कुल नहीं, मैडम इतना संविधान नहीं पढ़ा रही है। जब मैडम डिटेल में पढ़ाएंगी तो उसके बाद फिर आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ये तो मतलब इतनी गारंटी तो अब मतलब इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन इतना पढ़ा लिया है कि अब इतना तो मुझे मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब आपने एक बार पढ़ लिया डिटेल में तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन से आप एक भी सवाल नहीं छोड़ने वाले हो, इतनी गारंटी है। चलिए तो आते हैं हम अब इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है बेटा, ठीक है। ये जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है। इसके लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को वापस दोहराना पड़ेगा, थोड़ा सा इतिहास के बारे में और जानना पड़ेगा। तो इवोल्यूशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? ताकि हमें भी पता हो, सिर्फ इसलिए नहीं, एग्जाम पर्पस से नहीं, बल्कि हमें भी पता हो कि जिस संविधान में जो जो चीजें हैं जिसके बारे में आधे लोगों को जानकारी भी नहीं है, आप और हम कह सकते हैं कि बहुत लकी हैं, बहुत हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें इस प्रेस्टिजियस जो ग्रंथ है इसको पढ़ने का मौका मिला है ना। नहीं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत ही नहीं पड़ती है अपने जीवन में और वो संविधान के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं। तो आप और हम कह सकते हैं बहुत बहुत लकी हैं इस बारे में। तो ये जो इवोल्यूशन है वो इसलिए भी जानना जरूरी है कि जो लोग को जानकारी नहीं है, जिन लोगों को, या फिर जो लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जा रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि इन अधिकारों को लाने के लिए कितने लोगों ने कितना संघर्ष किया है, इस बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए मतलब हमारे गुरुजी कहा करते थे, और मैं भी ये बात कहती हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो भले आप एग्जाम निकाले ना निकाले, लेकिन आप बेहतर इंसान जरूर बन जाते हैं, क्योंकि आपको वो सारा ज्ञान हो जाता है, वो सारा नॉलेज हो जाता है जो कि आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं कि भाई ये चीज कहां से शुरू हुई। तो वैसे तो ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो हुआ 1773 से शुरू, लेकिन इससे पहले की भी कुछ कहानियां हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। 1773 में हमारा आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। ये टेबल मैं बना दे रही हूं, टेबल के फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्या है कि ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको पढ़ने में। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया हमारा 1773 में, और हर 20 साल के बाद फिर ये जो चार्टर्स एक्ट है हमारे वो आते रहे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो आया 1784 में। तो ये है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर हमारा जो 1813 में हमारा आया चार्टर एक्ट, ठीक है। हर 20 साल पे चार्टर एक्ट आता था, ठीक है। 73 में, 93 में, फिर 13 में, ठीक है, ऐसे आता था। उसके बाद फिर 1833 में आया, बोला ना हर 20 साल पे आता था चार्टर एक्ट। तो फिर यहाँ पे फिर आया चार्टर एक्ट, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा करके यहाँ कर ले रही हूँ, मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं होगी इस चीज से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन छोटी है, आपके पास कॉपी बहुत बड़ी है, तो कॉपी में लिखना जरूर है ना। चलिए उसके बाद फिर 1833 में आया, फिर 1853 में भी आया, 1853 में भी हमारा क्या आया, चार्टर एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, क्वींस प्रोक्लेमेशन जिसको कहा जाता है। तो 1858 में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1861 में हमारा आया इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये सेम आता रहा कब कब, 1892 में भी आया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 1909 में भी आया, ठीक है। उसके बाद 1919 में हमारा आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और 1935 में भी आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। और लास्ट हमारा हुआ 1947 जब हमको आजादी मिल गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, तो इसको मैं छोटा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये मैं आपको मतलब एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। अब ये जो जितने भी हैं बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए जो कि बहुत रिमार्केबल चेंजेस हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी कि किस एक्ट में कितना कितना चेंज हुआ था, ठीक है। इससे पहले की थोड़ी स्टोरी पढ़ ले हम, तो आपको पता है कि लगभग 1600 में हमारे जो भारत की पावन धरती है वहां पे अंग्रेजों का आगमन हुआ था। और जब अंग्रेज आए तो उसके बाद आए तो वो ट्रेडर्स की तरह थे, लेकिन ट्रेडर्स के बाद आते आते वो क्या करने लगे, वो अब देखो जैसे कि कोई भी व्यक्ति मैं हूं यहाँ पे, मतलब मान ले मैं बिजनेस कर रही हूँ, बिजनेस नहीं कर रही हूँ, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, ठीक है, पर
मान लिया कि मैं बिजनेस कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे कोई है कि एक व्यापारी की तरह पूछ रहा है कि हाँ भैया ठीक है आ जाओ, सामान बेचो और जाओ यहाँ से। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे देश जाती हूँ और वहां पे ऐसा होता है कि मुझे एकदम बिल्कुल राजाओं वाला ट्रीटमेंट मिलने लगता है, मुझे ऐसा बिल्कुल क्योंकि बिकॉज मेरे स्किन कलर की वजह से, मेरे क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ। आज भी आप देखोगे कि कोई बाहर से फॉरेनर आता है तो इंडियंस उसके साथ खूब फोटो वोटो खिंचाते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं वो हेजीमनी सुप्रीमेसी है। तो वैसा होने लगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि जहां पे मुझे कोई ऐसे बिल्कुल पूछता ही नहीं था, वहां पे मुझे बहुत एकदम रॉयल राजा महाराजा वाली ट्रीटमेंट मिल रही है। और यही हाल हुआ ब्रिटिशर्स का। जब वो आए तो थे ट्रेडर्स की तरह, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सोने की जो चिड़िया है इससे हम खूब सारा सोना लेकर अपने देश जाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उनको इतने नवाबी ट्रीटमेंट मिलने लगे कि उनको मजा आने लगा, बिल्कुल मजा आने लगा कि अरे भैया आप तो हमको यहीं रहना है। और धीरे धीरे उनका जो मोटिव था वो बिजनेस से हटने लगा। अब बिजनेस से हटने लगा और कालाबाजारी भी खूब होने लगी। ठीक है, अब इसको मॉडर्न हिस्ट्री में हम और डिटेल में कवर करेंगे बेटा, जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी तो इसको और अच्छे से पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट में समझिए और ये भी समझिए कि ये एक मैराथन सेशन है, तो मैं ऊपर ऊपर से आपको स्टोरी बता रही हूँ। ठीक है, और सुनना स्टोरी की तरह बिल्कुल, क्योंकि जब स्टोरी की तरह सुनोगे ना तो एग्जाम में डेट याद रहे ना रहे ये जरूर याद आएगा कि मैडम ने ये कहानी सुनाई थी। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि जो अंग्रेज थे उनको बड़ा मजा आने लगा यहाँ पे, और इसी मजे मजे के कारण उन्होंने क्या किया कि बोला कि भाई अब उनको टैक्स भी देना पड़ता था, जितना यहाँ पे ट्रेड करेंगे। भाई उनको परमिशन मिली थी अमेरिका से कि मतलब यूएसए से, भगवान नो नो अमेरिका, ठीक है ब्रिटेन, ठीक है, तो ब्रिटेन से उनको क्या है परमिशन मिली हुई थी कि भाई आपको इतना इतना ट्रेड करना है, तो उसका भाई खाता ब्यौरा भी तो दिखाना पड़ेगा, टैक्स भी तो भरना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे बड़ी चालाकी से जो लोग थे, जो ग्रुप था ब्रिटिशर्स का, उन्होंने बड़ी चालाकी से एक बिल्कुल अपना दिमाग लगाया और कहा कि हम क्या करते हैं, पेपर में दिखा देते हैं कि हम लॉस में हैं। पेपर में दिखा दिया उन्होंने कि हम लॉस में है, वो भी भारी लॉस में है, इतने लॉस में है कि हमारे खाने के बांधे पड़ जाएंगे। और उसके बाद ये यहाँ पे खूब मालामाल हुए पड़े थे, यानी कि ये यहाँ पे कालाबाजारी यानी कि ब्लैक मार्केटिंग उन्होंने शुरू कर दिया। तो ब्लैक मार्केटिंग की शुरू कहां से हुई, वहीं से 1600 से ही शुरू हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कालाबाजारी शुरू कर दिया और खूब पैसा कमाने लगे। अब वहां के जो किंग क्वीन है तो वो भी कोई बेवकूफ तो है नहीं, उनको भी पता लगा कि भाई ये लोग तो पेपर में तो दिखाए जा रहे हैं कि भाई लॉस में है लॉस में है, लेकिन कंपनी देख के लगी नहीं रहा कि लॉस में है, इनकी हालत देख के लगी नहीं रहा, या मोटे ताजे गोरे नारे बिल्कुल, तो इनको देख के तो पता ही नहीं चल रहा कि ये लॉस में है। लॉस वाला आदमी तो चिंता से मर जाएगा, है ना। जैसे बहुत सारी कंपनीज अभी आप देखिएगा, बहुत सारी एडटेक कंपनीज भी हैं, तो ऐसे दिखाएंगे कि हम तो वैसे 1000-2000 करोड़ के लॉस में है, लेकिन फिर ऐसे देख के तो पता ही चलेगा, चेहरे पे वही हंसी रहेगी। तो बेटा ये सब धोखा होता है। ठीक है, तो यही धोखा जो है वो ब्रिटिशर्स ने ही हमें सिखाया है। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने ऐसा करा। तो अब जो वहां के किंग क्वीन थे उन्हें लगा कि भाई ये तो गड़बड़ है, इस गड़बड़ को कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा, और वहां पे आया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, जहां पे इन्होंने चेक करना शुरू किया कि भाई ये लोग कोई कालाबाजारी तो नहीं कर रहे, कहीं ये हमसे टैक्स देने से बच तो नहीं रहे। तो ये सारी चीजें जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट में आ गया। ठीक है, उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद हर 20 साल पे चार्टर एक्ट आने लगा। ठीक है, अब चार्टर एक्ट आने लगा, लेकिन लोगों में भी अब क्या है कि इंडिपेंडेंस की जो भूख थी, जो ललक थी, वो जाग चुकी थी। अब लोग भी चाहते थे कि उनको क्या है कि अब आजादी मिले, और उसी आजादी का जो पहला, जो हम कहते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857, जो हमारी माननीय कह लीजिए, सम्माननीय कह लीजिए, हर महिला को जिनकी तरह होना चाहिए, हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने और बाकी लोगों के साथ मिल करके उन्होंने 1857 का जो रिवॉल्ट किया था, उसके बाद जो सियासती जो हुकूमत थी ना वो हिल चुकी थी। और ये जो 15, 20, 25, 50, 100 लोगों का जो ग्रुप था, जो ब्रिटिशर्स थे, जो यहाँ पे आकर के खुद को नवाब्स ऑफ ब्रिटेन कहने लगे थे, तो वो नवाब्स जो थे, क्योंकि उनका जो ऐसा था एक्सेंट थोड़ा अजीब था, तो वो नवाब नहीं थे, वो नवाब्स थे। तो ये जो नवाब साहब थे ये अब हिल चुके थे। अब इनको लग रहा था, इन लोगों को लग रहा था कि अब कैसे होगा, और अब ब्रिटेन को भी ये समझ में आ गया कि क्या क्या मजा ही है भाई, अब दूसरे कंट्री को भी हुकूमत किया जाए। भाई अपने कंट्री में इन लोगों को ट्रेडर बना के भेजे तो इन लोग के तो घर बिल्कुल महल महल खड़े किए जा रहे हैं, तो हम जब डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे तो फिर हमारे क्या वारे न्यारे हो जाएंगे। और यही वारे न्यारे करने के लिए 1858 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है। यानी कि उस दिन के बाद से जो हमारी क्वीन विक्टोरिया मैडम थी वो क्या बन गई, वो बन गई भारत की क्वीन। ठीक है, द एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई वो। ठीक है, सिर्फ वो एम्प्रेस ऑफ ब्रिटेन नहीं रही, अब वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया भी बन गई। उसके बाद 1861 में काउंसिल एक्ट आया, 1892 में आया, जिसमें अलग अलग रूल रेगुलेशन आए, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में पढ़ाऊंगी मैं आपको। फिर उसके बाद क्या है कि जाहिर सी बात है कि जब जब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया तो कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता आ चुकी थी। ठीक है, 1885 के टाइम पे, तो उस समय क्या है, लोगों में भी जागरूकता आ चुकी थी। अब वो भी ये डिसाइड कर चुके थे, अब गांधी जी भी आने ही वाले थे, तो गांधी जी भी आ गए। अब वो साउथ अफ्रीका से वहां पे, अब उन्होंने कहा कि जब दूसरे की धरती को आजाद करा दिया तो अब फिर अपनी धरती को आजाद नहीं कराएंगे क्या,
जब दूसरे के जगह पे आंदोलन किए जा रहे हैं तो फिर अपनी धरती पे भी तो आंदोलन बनता है। और ऐसे ही बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मिल करके उन्होंने क्या किया कि अब आजादी की भूख बढ़ चुकी थी और धीरे धीरे कुछ कुछ रिलैक्सेशन वो ब्रिटिशर्स से मांगने लगे। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारा 1909 है, 1919 है, 1935 है, वहां पे कुछ कुछ चीजें जो है वो ब्रिटिशर्स ने उन्हें देते गए, कुछ कुछ लिबर्टी देते गए। क्योंकि होता है ना कि जब लोग मतलब अभी भी हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब भारत में इतनी आबादी है कि अगर हर व्यक्ति एक डंडा लेके भी निकल जाए ना तो अच्छे से अच्छी हुकूमत को भगा दे। तो वही हाल था कि उस समय भी ऐसा नहीं था कि भारत में लोग नहीं थे या भारत के लोगों में वो आग नहीं था, बिल्कुल था, पर लीडरशिप की कमी थी। तो उनको कहना कि सांत्वना देने के लिए या फिर थोड़ा थोड़ा कि चलो ठीक है मैनेज कर लो वाला, ठीक है, तो उनको कमजोर करने के लिए ये कुछ कुछ कंसेशन देते गए और अपनी जो है वो कूटनीति जो है डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है उसको लगाते गए। और 1935 में जो लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और उसके बाद फिर क्या है कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की जंग जो है वो शुरू हो गई। तो एक एक करके हम सारे एक्ट्स पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हुए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, एक मैं अलग वो बना देती हूँ और इसके बाद एक एक में हम क्रिस्प में इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब इसका क्या फंडा था, यानी कि क्या चीजें थी। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है बेटा तो थोड़ा सा आपको इतिहास पता होगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो जैसी है उसको वैसे ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब मॉडर्न हिस्ट्री के साथ इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आ जाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि पहले ऐसा होता था बेटा कि जो गवर्नर थे, जो भी प्रेसिडेंसी स्टेट्स थी, गवर्नर थे बंगाल के, ठीक है, उसके बाद मद्रास के, बॉम्बे के, अलग अलग हुआ करते थे, अलग अलग थे और सब इक्वल थे। लेकिन इस एक्ट में, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें जो गवर्नर थे बेटा बंगाल के, गवर्नर ऑफ बंगाल, इनको बना दिया गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इनको जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दिया गया, इनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बता दिया गया कि भाई ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे ये अब गवर्नर जनरल बन चुके थे। ठीक है, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बेटा वो थे हमारे वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। अब ये लोग सब अपने आगे लॉर्ड लगाते थे क्योंकि भारत के भगवान ही बन गए थे ये लोग। तो लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग जो थे वो इनके जो पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब ये एक्ट आया क्यों था? आया इसलिए था ताकि जो ब्रिटिश कंट्रोल है इसको और ज्यादा पक्का किया जा सके, ब्रिटिश कंट्रोल को और ज्यादा मजबूत किया जा सके, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, तो इसका जो पर्पस था, पर्पस क्या था? पर्पस था कि सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, टू स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, मेरे साथ आप भी लिखते जाइएगा, भले आपने पहले से पढ़ा होगा पर बहुत सारी यादें जो है वो फीकी हो जाती हैं, तो इसीलिए इसको प्रॉपर्ली लिखते जाइएगा ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। हम यहाँ पे फैक्चुअल भी कवर करेंगे और कॉन्सेप्चुअल भी कवर करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश कंट्रोल। तो चलिए ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ बेटा क्योंकि उससे ज्यादा की आपको पॉलिटी में जरूरत नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री में, हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से जरूरत है, पॉलिटी में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये हमारा हो गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट पहला। अब दूसरा है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में क्या हुआ? तो इस एक्ट में बेटा कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि जो बिजनेस के फंक्शंस हैं वो अलग हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है कि डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उस तरीके से क्या है कि इस फंक्शन को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, फंक्शन जो है वो क्या हो गए, डिवाइड हो गए। कैसे में? तो कॉमर्शियल फंक्शन जो है वो हमारे अलग हो गए और जो हमारे पॉलिटिकल फंक्शन थे वो यहाँ पे अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कॉमर्शियल अफेयर को डील करते थे। और एक और पार्टी बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये किसको करते थे? ये करते थे आपके मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट को कंट्रोल करते थे। कहने का मतलब ये था कि जितने पैसे कौड़ी वाली बात थी वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले ली थी कहीं ना कहीं, और जो भी मेहनत वाला काम था, क्योंकि कहीं पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो 10 तरह की समस्याएं आती है। जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ऐसे वाहवाही होती है ना कि गाड़ी से बिल्कुल उतरे, किसी ने गाड़ी खोली और रील्स बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो पर्टिकुलर जो जॉब का नेचर है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उस रील के बाहर भी है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करना होता है तो बहुत मेहनत लगती है, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा कि हम ये मेहनत क्यों करें, क्योंकि वो एक तो वो नए लोग
है ना। कहीं पे भी आप नए नए रहेंगे तो आपको वहाँ का लोकल जो वहाँ की टोपोग्राफी है, वहाँ की ज्योग्राफी है, वहाँ का जो लोगों का पॉपुलेशन है, वो सारी चीजें आपको नहीं पता होती है। और जब आपको नहीं पता होती है तो ये उनको रूल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कोई राइट कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया, एक था कॉमर्शियल और एक था पॉलिटिकल। तो पैसे से रिलेटेड जितने फंक्शंस थे वो तो ब्रिटिशर्स ने अपने ही हाथ में रखे, और जो फंक्शंस थे मिलिट्री से रिलेटेड या से रिलेटेड, उसमें अपना गवर्नेंस रखा। यानी कि काम तो करना है इंडियंस को ही, लेकिन इसमें जो मॉनेटरी सुपरवाइजरी जो फंक्शन है वो इनका रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। थर्ड हमारा है बेटा चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब अभी तक जो हमारे गवर्नर जनरल साहब थे ना बेटा, जो यहाँ पे मैंने आपको गवर्नर जनरल बताया, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल से छोड़ करके इनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जो 1833 का चार्टर आया, इसमें कहा गया कि ये जो जीजी साहब हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल साहब हैं, ये बहुत महान आदमी है, और ये महान आदमी जो है अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया। अब इससे फायदा क्या है, क्या फायदा है भाई इससे? तो इससे कहा गया कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स हैं तो वो इनके अंडर में आएंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि तीनों के पावर्स इक्वल है, पहले इनके तीनों के पावर्स इक्वल हुआ करते थे, लेकिन अब इनके पावर इक्वल नहीं है, इनका कहीं ना कहीं सुपरसीडिंग पावर होगा इन द जो बंगाल और ये मद्रास और बॉम्बे के जो है उनसे इनका सुपरसीडिंग पावर होगा। ठीक है, और जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी थी, ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी उसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया। ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे द एंड हो गया। ठीक है, तो कहा जाता है कि चाय और चीनी छोड़ करके, यानी कि चाइना से ट्रेड और चाय का ट्रेड छोड़ करके इनको, इनसे जितने भी ट्रेड थे EIC के हाथ से ले लिया गया था। ठीक है, तो ये आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है। ठीक है, अब अगला है जो हमारा वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये लास्ट चार्टर एक्ट था। ठीक है, इसके बाद तो फिर झांसी की रानी जो हमारी लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम ही कर दिया। तो 1853 का जो चार्टर था वो लगभग लास्ट चार्टर एक्ट था। और इसमें क्या क्या बताया गया, इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल और काउंसिल जो हैं उनके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग किया गया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया था। तो हमारा जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है वो अलग हो गया। ठीक है, पहले जो सिविल सर्विसेज थी बेटा, जो इतनी प्रेस्टिजियस और सिविल सर्विसेज थी, वो पहले किसके लिए थी? पहले ब्रिटिशर्स के लिए हुआ करती थी, लेकिन अब ये किसके लिए हो गई थी? सिविल सर्विसेज जो थी, जिसको कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज कहा जाता था। तो ये जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम थी, इसमें कहा गया कि अब ये इंडियंस के लिए भी हो सकती है। ठीक है, इतना लोगों ने तहलका मचा दिया था कि कहा गया कि ठीक है भाई चलो अब इंडियंस भी सिविल सर्विस के अंदर आ सकते हैं, पर एज लिमिट बहुत कम रखी थी, है ना, ताकि कोई क्वालिफाई ही ना कर पाए। लेकिन उन्होंने ये भूल गए कि इंडिया जो है वो ऐसी धरती है जहां पे ऐसे वीर जवान पैदा लिए हैं, जो वीर जवान जो है ना वो सिर्फ ऐसा कि मतलब अपना लहू बहाने में ही नहीं भरोसा रखते हैं, बल्कि एजुकेशन में भी उतना ही आगे हैं, है ना। दूर दूर तक जाके उन्होंने अपना परचम लहराया है। आज भी अगर आप किसी भी कंट्री में चले जाएं तो आप ये जरूर देखिएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई भारतीय बहुत ऊंचे ओहदे पे बैठा होगा। तो ये बात जो है ये जो ब्रिटिशर्स थे वो भूल गए थे, और इसी का खामियाजा भुगतना इनको पड़ा कि इतने जो इंटेलेक्चुअल लोग थे इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और फाइनली भारत को आजादी दिलाई। तो इन्होंने सिविल सर्विस जो है वो इंडियंस के लिए क्या किया था? खोल दिया था। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पहले वहां पे इंडियन का कोई रोल नहीं था, यानी कि कानून वो जो हमें गवर्न करेगा लेकिन हम उसमें उसे नहीं बनाएंगे, ऐसा पहले का रूल था कि भाई कानून तो हमें ही गवर्न करेगा। जाहिर सी बात है, इंडिया के लिए कानून बना है तो इंडियंस के लिए है, लेकिन उसमें से कोई भी इंडियन नहीं होगा जो कि उस कानून को बनाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे 4 मेंबर्स जो है वो इंडियन होंगे। ये बात यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में कही गई, तो कहीं ना कहीं ठीक था। चलिए, गुड स्टार्ट। तो यहां तक तो हो गया। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और वो धमाका हुआ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बहुत सारे रीजंस थे जो आपको पता है, मिलिट्री रीजंस था कि वो जो कारतूस बना था उससे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे, पर इकलौता ये रीजन नहीं था बेटा। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस थे, बहुत सारे और एंगल्स थे। ठीक है, पर वो एंगल्स कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये यहाँ का पार्ट नहीं है, पर पढ़ेंगे जरूर। तो अब आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्वींस प्रोक्लेमेशन जो था वो 1858 का। ठीक है, अब ये कब आया? जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमारा खत्म हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी रूल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई।
कंपनी रूल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि जो किंग क्वीन थी उन्होंने कहा कि भैया साइड हटो, आपके बस की बात नहीं है, अब ये पूरा देश हो चुका है, तो अब पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो कुछ लोग जो है जो अपने लालच में डूबे हुए हैं, जो लालच में डूबे हुए लोग वो कभी देश नहीं चला सकते, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी जो सबसे ऊपर पावर में जो इंसान होता है ना, वो हमेशा कैसा होता है, वो लालच से बिल्कुल दूर होता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो लालच से भरे गोरे लोग हैं, ये कंपनी रूल नहीं कर पाएगी, और अब कौन करेगा, तो अब करेगा ब्रिटिश क्राउन। अब रूल करने की बारी किसकी थी, अब रूल करने की बारी थी हमारे ब्रिटिश, हमारे नहीं, ठीक है, ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिश क्राउन ने अब अपने हाथ में अपनी सारी बागडोर जो है वो ले ली थी, और उन्होंने कहा कि अब ये जो है, अब जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वो कहलाएगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है। तो वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, जो हमारा एक्सक्यूज मी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, या जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जो ये सारे जो चोचले बने थे, ये सारे क्या हो गए, ये सब खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब केम टू एन एंड, इस चीजों को यहाँ पे खत्म कर दिया गया, ठीक है। और चीजें और क्या किया गया, तो और किया गया, क्या कहा गया कि भाई एक ऑफिस सेक्रेटरी बनाया जाएगा, ठीक है, ऑफिस सेक्रेटरी बनाया जाएगा 15 मेंबर का, ठीक है, जो कि इनको असिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ पे की गई। अब आते हैं अगले पे, अगला है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट, ये बेटा कहीं ना कहीं थ्योरी है, ठीक है, इसको बस आपको जैसा है वैसे ही ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सर्टेन सीरीज ऑफ इवेंट हुए हैं और इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें क्या था भाई, तो इसमें कहा गया कि जो वाइसरॉय की जो काउंसिल थी उसमें कुछ इंडियंस को भी रिक्रूट करने की बात की गई, कि इंडियंस भी आएंगे काउंसिल में, ठीक है। तो भैया बड़ा खुश हो गए इंडियंस की, अरे वाह। तो ये सब याद रखो बेटा कि जितने भी ब्रिटिशर्स ने एक्ट लाए ना, वो सब ऐसे लॉलीपॉप्स थे, जो लॉलीपॉप दिखाएंगे, और इंडियन जो है वो अपना जो स्ट्रगल था, क्योंकि 1857 के स्ट्रगल के बाद ना कहीं लोग जागरूक हो गए थे, अब आप लोगों को ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते थे। तो अब ये जो स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे, तो अब एक्टिव तो हो ही गए थे, तो इनको ऐसे लॉलीपॉप दिखाया गया, कहा गया कि आपको हम मेंबर बना देंगे, कहीं के भाई काउंसिल के मेंबर बना देंगे, आदमी भी खुश कि हाँ भाई काउंसिल के मेंबर बनेंगे, लेकिन कहा गया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर बनेंगे आप। अब क्या फायदा, क्या पढ़े लिखे होंगे तो समझ में आ जाएगा लोगों को, जो एल्योर हो रहे थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर बनेंगे, मतलब कि आप मेंबर हैं लेकिन आपको कोई वोटिंग पावर नहीं है, आप फैसला बदल नहीं सकते, आप बिल्कुल एकदम आपके हाथों में वो जो बोलना कि एकदम पावर वो पावर नहीं है आप में, आप हैं क्या, नॉन ऑफिशियल मेंबर, ये बात यहाँ पे कही गई, ठीक है। उसके बाद और क्या कहा गया, तो ये बॉम्बे और मद्रास भी गुस्सा ही था, क्योंकि भाई अब जाहिर सी बात है कि मेरे जैसे दो लोग और काम कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है, और उन दोनों लोग और मेरे जैसे मतलब और एक और बंदा है जो मेरे जैसा ही है काम कर रहा है, उसको बना दिया गया, मेरे सर पे बैठा दिया गया, और हमको ऐसे ही अभी भी वही अंग्रेजों का गुलाम बना के रखा गया है, तो कहीं ना कहीं मजा नहीं आता है। तो कहा गया कि ये जो बॉम्बे मद्रास का जो पावर जो छीना गया था ना, उसको वापस दे दिया गया, बोले भाई पंगा नहीं लेने का, क्योंकि बंगाल जो है वो नॉर्थ ईस्ट को डिफाइन करता है, तो अगर आप बॉम्बे की बात करें तो पूरा वेस्ट डिफाइन करता है, ठीक है, मद्रास की बात करें तो पूरा साउथ डिफाइन करता है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ करते और कहीं ऐसे 1857 के रिवॉल्ट से हिले हुए तो थे ब्रिटिशर्स, हिले हुए थे, तो इन्होंने कहा कि भाई बॉम्बे मद्रास जो है वो अब इनको पावर दे दो, क्या ही होता है थोड़े दिन का, दे दो चलो। तो ये चीज, एक चीज यहाँ पे ये की गई। उसके बाद कहा गया कि नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, ठीक है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, कहाँ के लिए, तो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बने कहाँ के लिए बने भैया, तो बने भाई बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट के लिए, अरे नॉर्थ वेस्ट के लिए बने, और कहाँ के लिए बने, तो पंजाब के लिए, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था एनडब्ल्यूएफपी सॉरी, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था उसके लिए बने और पंजाब के लिए बने, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि वाइसरॉय जो है, वाइसरॉय को थोड़ा पावर दिया गया, ठीक है, इसमें जो वाइसरॉय बन तो गया था लेकिन वाइसरॉय के पास ठीक है नॉर्मल पावर था, अब यहाँ पे थोड़ा और पावर दिया गया कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन जितने भी होंगे, जितने भी ऑर्डिनेंसेस होंगे, अब ऑर्डिनेंसेस समझते हैं ना आप क्या होता है ऑर्डिनेंसेस, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब देते हैं, है ना, इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करते हैं, आगे पढ़ेंगे, तो वो ऑर्डिनेंस देने का पावर ही कहां से आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से आया था, ठीक है। उसके बाद फिर और भी आपके इंडियन काउंसिल एक्ट आए, ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट आईसीए लिख देती हूं मैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यहाँ पे क्या कहा गया कि यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाए, नॉन ऑफिशियल मेंबर ही, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर को क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया,
ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर को यहाँ पे बढ़ा दिया गया, पहली चीज। और दूसरी चीज कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके पावर को बढ़ा दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे हमारे उनके पावर को बढ़ा दिया गया और कहा गया कि अब आप बजट भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बजट डिस्कस होता है ना अभी, तो पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस आप कर सकते हैं, तो बजट डिस्कशन का भी पावर यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक आईसीए 1892 तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं आईसीए 1909 पे। ठीक है, शॉर्ट है, क्रिस्प है, उतना ही है जितना आपको जरूरत है। ठीक, तो आईसीए 1909 इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब ये नहीं कहना मैडम ये हमने तो एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नाम का भी कुछ पढ़ा था, वो कहाँ है? वो यही है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को ही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे भी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये वाला इसके मेंबर्स को बढ़ा दिया गया। इसके मेंबर्स को क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया। ऊपर एरो इंक्रीज और नीचे एरो मतलब डिक्रीज। ठीक है, तो इसके मेंबर्स को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। और क्या किया गया, तो कहा गया कि जो एक इंडियन थे हमारे, ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो हमारे वाइसरॉय साहब हैं उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन की एंट्री हुई फाइनली। और जब एक शेर जब जाता है ना, तो उसके बाद फिर पूरा तहलका मचा देता है, और यही हुआ था। तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है हमारा, उसमें पहले इंडियन थे जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये भाई साहब जो थे ये पहले इंडियन थे जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनकी एंट्री हुई। लेकिन वो जो डिवीजन का जो बीच था ना, वो भी यहाँ पे बो दिया गया। यहाँ पे कहा गया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने कहा कि ठीक है आजादी तो देंगे लेकिन भस्म करके जाएंगे। और यहाँ पे वो जो एक आग लगाने वाला जो बीज था ना, वो यहाँ पे बोया गया और दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, तो जो कहते हैं ना कि कूटनीति थी अंग्रेजों की, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, वो ऐसे ही डिवाइड एंड रूल करते थे। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने कहा कि चलो तुम हमको प्रेशराइज कर रहे हो तो हम तुमको दे देते हैं, लेकिन वो होता है ना कि किसी को अगर दुश्मनी निभानी है तो अंदर परिवार में फूट कर देते हैं, परिवार में जब फूट कर देते हैं तो फिर बाहर से खड़े होकर मजे लेते हैं। तो यही काम ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव रखी गई थी वो यहीं से, या कहीं बहुत सारे प्रोविजन यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है, इसको कहा जाता है मॉन्टेग-केम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो ये है हमारा मॉन्टेग-केम्सफोर्ड रिफॉर्म। और यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे ऐड की गई, जैसे कि याद करो हमने लिस्ट्स पढ़े हैं, है ना, हमने शेड्यूल्स में क्या पढ़े हैं, लिस्ट पढ़े हैं, जिसको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। तो ये आइडिया कहां से आया था, तो ये आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से आया था, क्योंकि यहाँ पे भी बने थे क्या, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट, और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट मैटर जो है वो डाले गए थे। ठीक है, इसके अलावा और क्या बना था, कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स भी थे। ठीक है, जैसे अपने कंकरेंट लिस्ट हैं तो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, और कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स भी थे। ठीक है, और उसके बाद सिस्टम बना डायरकी। नाउ व्हाट इज अ डायरकी, तो ड्यूअल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना। ठीक है, सेंट्रल स्टेट लेवल पे दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना, जिसको कहते हैं डायरकी। ठीक है, तो अब हिस्ट्री में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डायरकी क्या होता है। ठीक है, कि कैसे डायरकी जो है वो मतलब इतना खतरनाक हो गया कि उसके बाद उसको फाइनली हटाना पड़ा। तो डायरकी जो है वो ड्यूअल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो जैसा अभी है लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारा है, जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो उसी तरीके से अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हमारा, ठीक है, लिख देती हूँ डिटेल में। तो ये जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, ऊपर कर देती हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बेटा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किसमें डिवाइड किया गया, अपर हाउस, जिसको अपर हाउस, ठीक है, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और उसके बाद लोअर हाउस। ठीक है, ऐसा हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। और अब यहाँ पे इनका जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स से मन नहीं भरा, तो अब इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, कहा कि भाई अभी भी तुम लोग एक हो, कैसे चलेगा ये नहीं होने देंगे। और सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियंस के लिए। ठीक है, सब अपना अपना वोट दो, अपना अपना लीडर चुनो, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। अब एंग्लो इंडियन कौन है, पहले इनके लिए रिजर्वेशन भी था, मुझे बताएंगे कौन से अमेंडमेंट से रिजर्वेशन हटा है।
तो एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए, इन सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो है वो 1919 में की गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतनी सारी बात जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे की गई थी। ठीक है, चलिए अब अगला आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या थे, दो लिस्ट थे। कौन कौन से लिस्ट थे, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंशियल लिस्ट तो थे ही, इसके अलावा तो मतलब कि एक तो फेडरल लिस्ट था हमारा जो सेंट्रल लिस्ट है, एक हमारा बन गया प्रोविंशियल लिस्ट, और एक हमारा बन गया कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट बन गया, फेडरल मतलब प्रोविंशियल, और उसके बाद कंकरेंट, तीन लिस्ट बन गए। ठीक है, अभी भी हमारे तीन ही लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, नाम बदल गया, मतलब रिश्ता वही और सोच नहीं। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज हमारा। उसका डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, डायरकी बड़ा खतरनाक होता जा रहा था, तो डायरकी जो है वो हमारा एबॉलिश हो गया यहाँ पर। उसके अलावा और क्या किया गया कि डायरकी जो है वो सेंटर में कुछ मैटर पे रिजर्व सब्जेक्ट्स पे था। ठीक है, मतलब जहां पे ड्यूअल ओपिनियन की बात की गई थी, लेकिन ऐसे डायरकी जो है वो एबॉलिश हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो बंगाल है, ठीक है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, असम और यूनाइटेड प्रोविंस, यहाँ पे बाई कैमरल था। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन था। बाई कैमरल यानी आपको पता है कि आपका जो विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही होता है ना, ड्यूअल मतलब दोनों बॉडी एग्जिस्टिंग होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब डायरकी, आपको मतलब बार बार मैं बोल रही हूँ डायरकी क्या होता है, मैं बोल रही हूँ बाद में बताऊंगी। तो मैडम ऐसा चकमा देके तो नहीं निकल जाएंगी डायरकी बताए बिना? तो नहीं बेटा, मैडम चकमा देके नहीं निकलेंगी। तो आते हैं डायरकी पे। डायरकी एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना थोड़ा जरूरी है। तो डायरकी क्या होता है बेटा? तो डायरकी जो है वो कहा गया कि जो वाइसरॉय है उनके दो फंक्शंस होंगे। ठीक है, जो फंक्शंस होंगे वो दो होंगे डायरकी में। पहला क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जो रेस्ट मैटर्स होंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस होंगे जिसमें कि डिफेंस हो गया, ट्राइबल एरियाज वगैरह हो गया। ठीक है, तो इसमें है काउंसिलर्स हैं। ठीक है, इसमें काउंसिलर्स अपॉइंट होंगे और ये सारा डिसीजन लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, और ये जो बाकी के मैटर्स हैं इसमें कौन होगा, तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जो लॉ बनाएंगे, इलेक्टेड मेंबर्स जो कि लॉ बनाएंगे। तो वही बात हो गई यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सारा बर्डन है वो एक तरफ चला गया, और जो बाकी जो मलाई वाला है ना, कि जब मलाई जमती है दूध में तो नीचे क्या है कि जब या फिर मक्खन जमता है तो पानी अलग रह जाता है और मक्खन अलग रह जाता है। तो यही वाली बात हो गई कि एक जगह मक्खन चला गया और एक जगह पानी चला गया। तो जिसके हिस्से में मक्खन गया वो तो उसके तोबारे न्यारे हो गए, लेकिन जिसके हिस्से में मक्खन नहीं गया वो तो भाई बोलेगा ना। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। ठीक है, अब क्या था कि अब जाहिर सी बात है मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी गई, लेकिन मेरे पास हाथ में पैसे नहीं है। ठीक है, मुझे उतना फाइनेंस का मालिक नहीं बनाया गया। तो जब फाइनेंस का मालिक नहीं बनाया गया और कोई माँ बाप है नहीं, यानी कोई संविधान एक बड़ा तो है नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि मैं भी ध्यान देना बंद कर दूंगी। मैं भी रेवेन्यू लेने के फिराक में रहूंगी, ना कि ये करूंगी कि भाई नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा लोगों का भला करना है, ऐसा नहीं करूंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ, डायरकी के कुछ वो थे, ड्रॉबैक्स थे, तो इस चीज को यहाँ से हटाया गया है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि फेडरल लिस्ट थे, प्रोविंशियल लिस्ट थे, कंकरेंट लिस्ट थे। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, तो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है किस लिए ये बना था। तो ये जो है ये देखो जून 3 में हमारा जून 3 1947 को माउंट बैटन प्लान हुआ था। ठीक है, माउंट बैटन प्लान, इसमें क्या था, इसमें बेसिकली पार्टीशन की बात की गई थी कि भाई इस प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो पार्टीशन किया जाएगा। तो इसमें इस पूरे जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसमें कहा गया कि ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस समय पे जो ब्रिटेन के जो थे वो थे क्लेमेंट एटली थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपके मतलब जो भारत है उसको 15 अगस्त 1947 को इसको जो है वो आजादी दे दी जाएगी। दूसरी बात कही गई कि पार्टीशन की बात की गई। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि वायसरॉय जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। जो वायसरॉय का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। लास्ट थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, है ना।
उसके बाद कहा गया कि जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, दोनों जो बार-बार दो डोमिनियंस की बात की गई कि दो, एक इंडिया एक पाकिस्तान की बात की गई, और कहा गया कि भाई दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी अलग-अलग बनेगी दोनों की, ठीक है, दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भी यहाँ पे अलग-अलग बनेगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और मेंबर था बेटा जिसका नाम था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन, यानी कि जो राजा महाराजा, तो राजा महाराजा को कहा गया कि आपकी डिस्क्रिप्शन, आपको अगर दोनों में से किसी में जुड़ना है या इंडिपेंडेंट रहना है, ये आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, ऐसा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो कहा, ठीक है। इसीलिए इतनी मेहनत लगी, भारत जोड़ो जो यात्रा थी ना उसमें इतनी ही मेहनत इसीलिए लगी कि हर एक जो प्रिंसली स्टेट थे उसको समझाना पड़ा कि आप भारत में रहेंगे तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या चीजें होंगी, ठीक है। और उसी का एक मुद्दा शायद कश्मीर रह गया, जिसका जो हर्जाना है वो हम आज तक, मतलब जो भी जो इशू रह गया अनरिजॉल्व, उसका जो इशू है, उसका प्रॉब्लम जो है हम आज तक झेल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहा गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, ये सारे मोटा मोटी ये सारे मेजर बात की गई, ठीक है। तो यहां तक हमको पढ़ना था, बेसिकली ये हिस्ट्री का पार्ट था पर आपके लिए थोड़ा सा जरूरी था, ठीक है। अब हम अगले सेशन से पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, कौन कौन से लीडर्स थे, उसके बाद फिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके सोर्सेस क्या हैं, ये सारी चीजें हम अगले सेशन में अब कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप हमसे फीडबैक सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, कुछ भी डिमांड करना चाहते हैं आप वो डिमांड भी कर सकते हैं, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए, बिल्कुल जोश में रहिए, और हर सब्जेक्ट हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, बस आप अपने जोश को कम मत होने दीजिए, और फिर देखते हैं कि एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।